कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो गए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, पी नोट्स, एडीआर और जीडीआर के बारे में। ये टर्म्स आपने इकोनॉमी में बहुत बार सुने होंगे और इकोनॉमी में ये टर्म्स बार बार जो है वो आते रहते हैं और जिनसे हमें रूबरू होना पड़ता है और काफ़ी मुश्किलें इनकी वजह से कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए एसएससी हो गया और पीसीएस जनरली ऊंचे एग्जामों में ही पूछा जाता है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट आप बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो में। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को और जो बगल में बेल आइकन है वो बेल आइकन जरूर दबा दो बस, ताकि कोई भी आप नई वीडियो में डालूँ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड तो वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों एफडीआई क्या है? एफडीआई पहले जानते हैं। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे इस तरीके से नहीं समझाना, मुझे खाली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रिवाइज करवाना है। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है कि कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारत में कंपनी सेटअप करना चाहता है या भारत में कुछ पैसा लगाना चाहता है मार्केट में फॉर ए लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा लगाना चाहता है या कंपनी सेटअप करना चाहता है या कोई ऐसी एक्टिविटी मतलब अपने पैसों के जोर पर इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में, जिससे क्या हो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो रोज़गार है रोज़गार में वृद्धि हो। ठीक है, कंट्री को टैक्स प्राप्त हो। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ये सारे फायदे होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफडीआई। तो एफडीआई को देखो, ये जो चीज़ समझाई है इस चीज़ को आप भूल जाओ। बस ये समझो कि एफडीआई जो है, अगर कोई एफडीआई लेकर आया यानी कि इन्वेस्टमेंट भारत में करता है, यानी कि कोई कंपनी सेटअप करता है, कोई व्यक्ति भारत में जब कंपनी सेटअप करता है तो उसी को क्या बोलते हैं? एफडीआई। अब देखो क्या है एफडीआई से, क्या है कि कोई कंपनी उनने कंपनी सेटअप की तो उसे लेबर की ज़रूरत होगी। अब लेबर की ज़रूरत होगी तो ये तो जनरली सी बात है कि वो अमेरिका से तो लाएगा नहीं लेबर इंडिया में कि आओ भैया यहाँ पे काम करो, उसे बहुत महंगा पड़ेगा। तो लेबर की ज़रूरत होगी तो वहीं पार्टिकुलर जो रीजनल लोग हैं तो उन्हीं को लेबर के रूप में रखेगा ना। लेबर के रूप में रखेगा तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि रोज़गार बढ़ेगा। अब रोज़गार बढ़ेगा, उसने जो कमाई की तो उस पर क्या देगा? टैक्स देगा कंट्री को, तो कंट्री को टैक्स प्राप्त होगा। ठीक है, और जो हमारे जो टैक्स प्राप्त हो गया कंट्री को जो टैक्स प्राप्त हुआ है तो वो क्या होगा? उससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, उसमें कमी आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है ना, रेवेन्यू जो है वो हमारा बढ़ेगा। अब रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये भी हमारा क्या होगा? कम होगा। यानी कि इसमें भी पॉजिटिव जो हमारा बैलेंस है वो हमारा नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव रहेगा। ये क्या है ये इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन ये याद रखिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा ये भी अच्छा होगा। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होगा कि जब ये यहाँ से बनाएगी, बनाने के बाद क्या होगा कि एक्सपोर्ट करेगी तब भी पैसा देगी। तो ये सब चीज़ें फ़ायदे होते हैं और जब ये सब चीज़ें होंगी तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जीडीपी इंक्रीज होगी, यानी कि देश की तरक्की हो रही है। तो ये सारी बातें होती हैं एफडीआई में। ठीक है, अब एफडीआई में ये सब चीज़ें होती है, इसीलिए एफडीआई को सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, सबसे गुड वाला। ठीक है, तो एफडीआई जो है सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी कि कोई भी विदेशी या हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो एफडीआई के रूप में करे। तो सरकार भी यही चाहती है कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करे तो एफडीआई के रूप में करे। ठीक है, तो ये तो होता है एफडीआई। तो ये होता है एफडीआई। ठीक है, तो इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू बढ़ता है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कम होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, जीडीपी इंक्रीज होती है। तो देख लीजिए आपकी कितनी पॉजिटिव बातें हो रही हैं एफडीआई से। तो एफडीआई इसलिए अच्छा होता है। तो यानी कि कोई भी फॉरेन आदमी है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी के रूप में तो उसको क्या बोलते हैं? एफडीआई। ठीक है, सिंपल टर्म में सबसे मज़ेदार और सबसे क्लियर कट बात है। ठीक है, अब एफपीआई क्या होती है, एफआईआई क्या होती है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एफपीआई के बारे में। ठीक है, एफपीआई क्या होता है? एफपीआई को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये होता क्या है दोस्तों? जब भारत में हमारा जो स्टॉक मार्केट, ठीक है, दो ही मार्केट है, कौन सा? एनएसई और बीएसई।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब भी कोई अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या कहीं भी, मैं अमेरिका इन द सेंस कहीं भी फॉरेन आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, विदेशी आदमी की बात कर रहा हूँ, कोई भी विदेशी आदमी भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, भारत के स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट हमारे कौन से, ये दो हैं, एनएससी और बीएससी, ये दोनों मार्केट हैं स्टॉक के। तो इसमें जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, अब देखिए स्टॉक मार्केट क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, भारी मुनाफा कमाओ और फिर ले जाओ। तो इसमें हमारे देश की कोई भलाई हुई? कुछ नहीं हुई भाई। और देश से जो पैसा था वो हमारा क्या हो गया, चला गया। तो एनएससी और बीएससी है, दो मार्केट है। यहाँ पे आया, इसने हमारे स्टॉक मार्केट में क्या किया, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करके कोई कंपनी के शेयर खरीद लिए, मान लीजिए टाटा के खरीदे। टाटा के खरीदने के बाद क्या किया कि मुनाफा कमाया, और मुनाफा कमाने के बाद जो है अपने वापस अमेरिका में ले गया, और जो भी टैक्स वैक्स था वो दे गया। अब टैक्स इतना देखिए कि जैसे कि अब उनने लगाया 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये, मैं नॉर्मली छोटा अमाउंट मान रहा हूँ, 100 रुपये लगाया, 1 लाख रुपये कमा लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए कमा लिया। अब 1 लाख रुपए पे जितना टैक्स बनता है मान लीजिए 10,000 जो है इंडिया को टैक्स दिया, और बाकी जो 90,000 है वो भारी मात्रा में जो है अपने देश में ले गया। तो ये देखिए कि हमारी जो इंडिया की कहा जाए मुद्रा, तो उसका कितना बड़ा भाग जो है बाहर जा रहा है और बिना कुछ दिए, यानी कि टैक्स भी 10,000 जो है, 1 लाख ले जा रहा है तो 10,000 उसके लिए क्या बड़ी बात है, 10,000 देश के लिए क्या बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी अमाउंट में ले जा रहा है पैसा। तो ये एफपीआई जो है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति की बात करो, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि एलन मस्क हो गया, ठीक है, और कौन हो गया, मार्क ज़करबर्ग हो गया। ये मतलब ये बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, तो एक इंडिविजुअल के रूप में मान के चलते हैं, ठीक है, जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं। यही नहीं, मैं और भी उद्योगपति की बात कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो क्या करते हैं कि इंडियन मार्केट में पैसा लगाएंगे, कमाएंगे और ले जाएंगे। जैसे वॉरेन बफेट हो गया, ठीक है, दुनिया के नंबर 1 स्टॉक बिग बुल है, ठीक है, बिग बुल है सबसे बड़े। तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, क्या मैं नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप समझ रहे हैं कि 90,000, ठीक है, ले गया। तो यहाँ पे अब हमें इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि एफपीआई देश के लिए अच्छा है या बुरा है? तो आप खुद ही लगा लीजिए कि देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एफडीआई देश के लिए अच्छा है, ठीक है, जैसा कि हमने दोनों चीज़ों में जाना, ठीक है। तो एफपीआई के लिए क्या हुआ कि भाई सरकार ये चीज़ जानने लगी। अब सरकार की आंखें खुली, जब भी खुली हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया कि एक रूल बना दिया। अब रूल क्या बनाया वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सरकार की आंखें खुली, और सरकार ने क्या है, एक लर्म्स टर्म लेकर आया, ठीक है, लर्म्स, ठीक है, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, समझ लीजिएगा, आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके तहत क्या किया, इसके तहत देखिए यहाँ पे क्या किया कि भारत में पहले क्या होता था कि देखिए $1,000 का एफपीआई आया, $1,000 का एफपीआई आया और $500 जो है उस पर प्रॉफिट कमाया और ले गया। तो ये होता था पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, रूल आया लम्स। तो लम्स जो है मैंने बताया लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके तहत अब क्या किया, यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे क्या किया कि अब कोई भी व्यक्ति, जैसे मान के चलिए $1,000 का इन्वेस्टमेंट लेकर आया, ठीक है, $1,000 का इन्वेस्टमेंट लेकर आया। तो अगर $1 मेरा 70 रुपये का है, मान के चलिए 70 का भी होगा जितने का, लेकिन मैं एक सिंपल टर्म ले रहा हूँ कि 70 रुपये का। तो टोटल उनने जो इन्वेस्ट किए वो कितने किए, 70,000 रुपये जो है वो उनने इन्वेस्ट किए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, इसको अभी मत देखिए, ठीक है ना, इस चीज़ को अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ने क्या किया, $1,000 का इन्वेस्ट किया, $1,000 का इन्वेस्ट किया, यानी कि 70,000 रुपये इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किए, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो पहले तो $1,500 कमा के ले जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि इनने 70,000 यानी कि $1,000 उन्हें स्टॉक में लगा दिए, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने कमाया कितना, $1,500 कमा लिया, ठीक है, मान के चलिए $1,000 लगाए और $1,500 उन्हें कमा लिया, ठीक है, यानी कि $500 का उसने प्रॉफिट कमा लिया। अब यहाँ पे आ जाता है आरबीआई कि भाई लेके जाओ पैसा, कि लेके जाओगे तो पहले आरबीआई से मिलोगे। अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ने कहा कि अब हम जो तुम्हारा प्रॉफिट है ना, तो उसे लर्म्स जो रेट है उसके तहत आपका पैसा चेंज कर देंगे। कि भाई ये क्या होता है, तो ये होता है कि यहाँ पे $1,500 जो है, $1,500 का जो 60% है वो तो आप जितने रुपए का चल रहा है डॉलर उतने का ही लेके जाइए, यानी कि 70 रुपये का चल रहा है 70 रुपये का ही लेके जाइए। लेकिन यहाँ पे जो 40% है, यानी कि 1,500 का जो 40% है, वो 40% हम अपने रेट पे देंगे, यानी कि जितना हमारा जो रेट चल रहा है ना, जो आरबीआई तय करेगी कि वो कितना, मतलब $1 को वो कितना कंसीडर करे, ठीक है, एफपीआई को रोकने के लिए, ठीक है।
तो उसने मान के चलिए 10 रुपये कर दिया, तो जो 40% है वो हम अपने 10 रुपये पे चेंज करेंगे। तो भाई ये क्या है, चलिए देखते हैं। कुछ $600 जो उनने थे 40%, यानी 1500 का 40% $600 उनने 10 रुपये से चेंज किए, यानी कि कितना हो गया 6000 रुपये। और यहाँ पे जो $70 से कितना हो गया 63,000। अब जब दोनों को मिला दिया, तब दोनों को मिला के क्या आया हमारा 69,000। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मज़ेदार बात कि यहाँ पे जो उनने $1000 लगाए थे कमाई, यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो कितना था 70,000 का तो इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब उसने जो ले जा रहा है ना वो 70,000 से भी कम हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 70,000 उन्हें लगाए थे, अब 69,000 ही ले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सरकार ने इस चीज़ को, लर्म्स रेट को, अपने जो सिस्टम है ये वाला, इसको लगाना ज़रूरी समझा ताकि एफपीआई को रोका जा सके। ठीक है, तो एफपीआई हमारी देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एफडीआई हमारी देश के लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है कि एफपीआई में क्या चीज़ है कि एफपीआई में एक सेकेंड, हाँ, एफपीआई में दोस्तों एक चीज़ और है कि ये सिर्फ जो है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ये दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो करंट अकाउंट है, ठीक है, करंट अकाउंट में तो जो है वो फुल कन्वर्ट कर देती है, यानी कि जो $70 पे है तो वो $1500 उनने जो कमाए थे वो पूरे के पूरे $70 पर कन्वर्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में वो जो है लर्म्स रेट का प्रयोग करती है। ठीक है, लर्म सिस्टम का प्रयोग करती है। ये जो एक्सचेंज है जो, ठीक है, तो उसको जो करेंसी एक्सचेंज है तो उसका प्रयोग करती है कैपिटल अकाउंट के लिए सिर्फ। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के लिए वो इसका प्रयोग करती है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे आरबीआई ने ये लर्म्स रेट जो है, जो लर्म सिस्टम है, जो रेट मैनेजमेंट है, रेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये इसलिए भी इम्प्लीमेंट किया था कि यहाँ पे डॉलर की मांग जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, कि क्योंकि भाई यहाँ से $1500 ले जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई डॉलर की मांग क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर डॉलर में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना, और करने के बाद क्या होगा वो ले जाएगा। ठीक है, तो डॉलर की मांग ज़्यादा ना बढ़ जाए और एफपीआई को रोका जा सके, इसके लिए क्या किया कि ये सिस्टम लेकर आया गया लर्म्स। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एफआईआई के बारे में। तो दोस्तों अब जानते हैं एफआईआई के बारे में कि एफआईआई होता क्या है। ठीक है, तो एफआईआई ये होता है दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मैं यहाँ पे कोई आपको डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा कि डेफिनेशन लिखवाऊँ फिर आप उसको पढ़ें ऐसे, तो मुझे नहीं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप जब किताब खोलेंगे ना तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। और मैं ये गारंटी कहता हूँ कि इसके बाद आपको ये चीज़ नहीं आए ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, एफआईआई क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है जैसे मान के चलिए कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन बोले तो कोई भी एक संस्थान है। ठीक है, वो कहता है क्या, बाहर से, मतलब कि कोई बाहर है, अमेरिका में कोई संस्थान है, वो कहता है कि लाओ हमारे पे पैसा लाओ और पैसा हमारे पे लाओ और हम जो है आपका पैसा कहाँ करेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इंडिया मतलब आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो XYZ है, कोई संस्था है, तो कोई भी है आदमी, उससे कह रहे हैं कि लाओ अपना पैसा जो है वो हमें दो और हम जो है इंडियन मार्केट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि एफपीआई वाला इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक मार्केट में जो होता है ना, तो वो वाला इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करके जो भी आएगा उसका आधा कट हम रख लेंगे और आधा कट आपको दे देंगे। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है एफआईआई, यानी कि फॉरेन की कोई इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया में। ठीक है, तो XYZ है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी पैसा है, ठीक है, कि कोई भी आदमी है, उसने अपना पैसा दिया, अब ये पता नहीं पैसा कैसा है, ब्लैक का है या टेररिज्म करके कुछ कमाया है। ठीक है, वो उसे मतलब तो है नहीं कि वो XYZ उसका जो है वेरिफिकेशन करेगा, लेकिन इंडिया को तो पता नहीं कि वो इंडिया के लिए क्या है, तो वो XYZ वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो वो उसका कैसा भी हो सकता है। तो वो क्या हुआ कि XYZ को दे दिया पैसा, XYZ ने क्या किया, यहाँ पे लगाया और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा के क्या है उसको वापस दे दिया और ये इस पर आ गया। ठीक है, तो इसको कट मिल गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इनने पैसा दिया और यहाँ पे जो इनने लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने रुपए ये इन्वेस्ट कर रहा है, कौन, ये आदमी जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है इसमें। ठीक है, और जो जेड जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कितने कर रहा है, मान के चलिए $1000 जो है इन्वेस्ट कर रहा है और इसने इसको कितने दिए, $1000।
तो $1000 जो इनने इसको दिए और जो $1000 इनने लगाए, अब जब $1000 इनने दिए हैं तो उसके लिए कुछ रिसीप्ट तो देगा ना दोस्तों, रिसीप्ट देगा कि भैया मैंने तेरे को इतने रुपए दिए हैं तो मुझे कोई रिसीप्ट तो दे। तो बस वही जो $1000 जो इनने इन्वेस्टमेंट किए हैं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको दिए हैं भारतीय मार्केट में लगाने के लिए, और जो जो $1000 इनने लगाए हैं तो उसका एक रिसीप्ट बनेगी और उसी रिसीप्ट को बोलते हैं पी नोट्स, यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट में जो व्यक्ति अपना पार्टिसिपेट करता है, अपना पैसा लगाता है कंट्री के बाहर प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए जो जारी किया जाता है नोट्स, उसी को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 2 टॉपिक इसी में आपके पूरे हो जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं। और दोस्तों इसी में आपको एक टर्म और है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ऑफशोर माने कि यानी कि बाहर से, विदेश से, ठीक है, विदेश से। डेरिवेटिव माने है कि जो अपनी वैल्यू कहीं से बढ़ाता हूँ, ठीक है, वैल्यू कहीं और से पाता हूँ, ठीक है, वैल्यू कहीं और से पाता है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट माने साधन, ठीक है। तो कोई भी साधन जो विदेश से अपनी वैल्यू पा रहा है उसी को क्या बोलेंगे, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है उसको FII कह सकते हैं। FII में जो व्यक्ति निवेश कर रहा है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये वाला आदमी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि FII को बोल देंगे एक तरीके से, ठीक है, FII को बोलेंगे, सॉरी। तो FII को जो है वो साधन बोलेंगे जहाँ से वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी FII को बोलते हैं। FPI समझ में आया होगा, FII समझ में आया होगा, FDI समझ में आ गया होगा, पी नोट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ADR और GDR के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं ADR के बारे में। दोस्तों ये शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ें करने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए कि चैनल जो उठे तो हमें भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं दी है, बस इसका यही कारण है कि बस आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, फिर आप जब टॉपिक बोलेंगे या डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको तुरंत याद होंगे, ठीक है। तो ADR क्या होता है, ADR दोस्तों जो होता है इसका मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ठीक है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, मान के चलिए कि भैया अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अमेरिका है, USA, यहाँ पे इंडिया में कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा है, ठीक है। टाटा कंपनी USA के स्टॉक मार्केट में पैसे डिपॉजिट करना, मतलब पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और वहाँ से पैसे जुटाना चाहती है। यानी कि टाटा कंपनी अपना IPO लेकर आना चाहती है, किसमें, USA के स्टॉक मार्केट में अपना IPO लेकर आना चाहती है और IPO के माध्यम से पैसा जुटाना चाहती है। तो पैसा जुटाने के लिए जो अमेरिकी स्टॉक मार्केट है, तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्या करेगा कि डिपॉजिटरी रिसीप्ट जारी करेगा। किसको देगा, वो रिसीप्ट टाटा को देगा कि ये आप अपने पास रखिए, ठीक है, ताकि अपने मतलब वो रिसीप्ट देगा, ठीक है। तो ये होता है कि IPO जारी करने के लिए या विदेश अमेरिकन मार्केट से पैसा उठाने के लिए, ठीक है, अमेरिकन मार्केट से पैसा उठाने के लिए, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो स्टॉक मार्केट में है पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, डिपॉजिटरी रिसीप्ट वो जारी करके उसको देता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। सेम एज ऐसा ही होता है क्या, GDR क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अब ये पूरे दुनिया के लिए यूज़ हो जाता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो ये पूरी दुनिया के लिए हो जाता है कि अब ग्लोबल मतलब हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन का हो गया, तो ग्लोबल की जगह ब्रिटेन लगा तो ब्रिटेन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, फ्रांस डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे 1-2 टर्म्स में लैग कर गया हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती, तो उस लैग कर गया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा हो सका है मैंने अपना फुल बेस्ट दिया है और आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। जहाँ तक बात है कि 2-3 चीज़ें हैं मैं पूरी खुल के नहीं बताई हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट में जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा, जय हिंद।